कहानी की शुरुआत एक बेहद सुरक्षित और सख्त जेल से होती है, जिसका नाम शॉशैंक रिडेम्पशन जेल है। ये जेल इतनी स्ट्रिक्ट है कि आज तक कोई भी कैदी यहाँ से भाग नहीं पाया। कई कैदी तो अपनी पूरी जिंदगी यही जेल में गुजार देते हैं, क्योंकि जेल से भागने की कोशिश करने का मतलब सीधी मौत है। अब सीन बदलकर कोर्ट में जाता है। यहाँ एंडी नाम का एक आदमी है जो अमेरिका के एक बड़े बैंक में काम करता था। जज एंडी को उसकी पत्नी और उसके प्रेमी के मर्डर के केस में उम्र कैद की सजा सुनाता है। एंडी बार बार कहता है कि वह बेगुनाह है, लेकिन उसके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं होता। इसलिए कोर्ट उसे दुनिया की सबसे सख्त जेल शॉशैंक भेज देती है। जब एंडी और दूसरे नए कैदी जेल में लाए जाते हैं, तब अंदर के पुराने कैदी आपस में यह शर्त लगाते हैं कि आज रात नए कैदियों में से सबसे पहले कौन रोएगा। जीतने पर सिगरेट की डिब्बी मिलनी थी। पुराने कैदियों में रेड नाम का एक कैदी एंडी पर दांव लगा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि एंडी अमीर घर का मासूम है और ज्यादा तकलीफ सह नहीं पाएगा, इसलिए वह सबसे पहले रोएगा। रात को जब सभी नए कैदी अपने अपने सेल में बंद हो जाते हैं, तो पुराने कैदी उन्हें डराने के लिए चिल्लाने लगते हैं। डर के कारण एक नया आया कैदी जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि उसे घर जाना है। ये देखकर गार्ड आते हैं और उसे चुप रहने को कहते हैं, लेकिन वह नहीं मानता तो गार्ड उसे सेल से बाहर निकालकर बहुत मारते हैं, जिससे वह बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ एंडी पूरी रात शांत रहता है। ये देखकर रेड समझ जाता है कि एंडी अंदर से बहुत मजबूत है। क्योंकि एंडी नहीं रोया, इसलिए रेड अपनी शर्त हार जाता है और अगले दिन अपने साथी को सिगरेट की डिब्बी दे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंडी चुपचाप अकेले बैठकर नाश्ता कर रहा होता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है जेल के सबसे पुराने कैदी ब्रुक्स से। ब्रुक्स लगभग 50 साल से इसी जेल में है। एंडी समझदारी से ब्रुक्स से जेल के सभी रूल्स, कैदियों के बारे में बातें और यहाँ की छोटी बड़ी बातें जानने की कोशिश करता है। ब्रुक्स भी उसे जेल का हर जरूरी राज बता देता है। वह एंडी से कहता है कि अगर तुम्हें जेल के बाहर से कोई सामान मंगवाना है, तो रेड नाम के कैदी के पास जाना, वह सब इंतजाम कर देता है। यह सुनकर एंडी सीधे रेड के पास पहुंचता है। एंडी रेड से कहता है कि उसने सुना है कि वह बाहर से कुछ भी मंगवा सकता है। रेड जवाब देता है कि हाँ, वह सामान मंगवा देता है, लेकिन ऐसी चीज नहीं लाता जो भागने या किसी को नुकसान पहुंचाने में काम आए। तब एंडी कहता है कि उसे एक छोटा सा हथौड़ा चाहिए। हथौड़े का नाम सुनकर रेड हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम्हें हथौड़ा क्यों चाहिए? कहीं तुम किसी को मारने का तो नहीं सोच रहे? एंडी तुरंत कहता है कि वह किसी को नहीं मारेगा, उसका यहाँ किसी से कोई झगड़ा नहीं है। रेड कहता है, अभी तो तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जल्द ही कुछ लोग तुम्हें अपना निशाना बना सकते हैं। वह कुछ खतरनाक कैदियों की तरफ इशारा करके एंडी को चेतावनी देता है कि उनकी नजरें एंडी पर हैं, इसलिए उसे उनसे बहुत बचकर रहना चाहिए। अगले दिन एंडी के कहने पर रेड उसके लिए एक छोटा सा हैमर मंगवा देता है। जब रेड उस हथौड़े को देखता है, तो वही हंस पड़ता है, क्योंकि वह हथौड़ा बहुत छोटा होता है। रेड उस हथौड़े को ब्रुक्स के जरिए एंडी के सेल तक भिजवा देता है। धीरे धीरे दिन बीतते रहते हैं। एक दिन जब एंडी लॉन्ड्री में काम कर रहा होता है, तब वही 3 खतरनाक कैदी, जिनके बारे में रेड ने एंडी को चेतावनी दी थी, उसे पकड़ लेते हैं। एंडी उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन अकेले 3 लोगों से लड़ना मुश्किल होता है। वे लोग एंडी को बेरहमी से मारते पीटते हैं और उसके साथ गलत व्यवहार करते रहते हैं। ये समस्या लगभग 2 साल तक चलती रहती है। एंडी इस दौरान बहुत मुश्किलों से गुजरता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। इसी बीच एक दिन जेल में अनाउंसमेंट होता है कि छत की मरम्मत के लिए कैदियों की जरूरत है। कई कैदियों को इस काम के लिए चुना जाता है। रेड और एंडी भी उसी टीम में होते हैं। अब कैदी छत पर जाकर काम शुरू करते हैं। उनकी देखरेख के लिए एक बेहद सख्त और गुस्सैल सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, जिसका नाम है हेडली। हेडली बहुत स्ट्रिक्ट इंसान है और छोटी सी गलती पर भी कैदियों को बेदर्दी से पीट देता है, इसलिए सब उससे बहुत डरते हैं। जब सभी कैदी छत पर काम कर रहे थे, तभी सिक्योरिटी ऑफिसर हेडली परेशान दिखता है। वह अपने साथियों से बात करता है और कहता है, मेरे भाई की हाल ही में मौत हो गई। उसके अकाउंट में काफी पैसे पड़े हैं। अब उसके परिवार में मेरे अलावा कोई नहीं है, इसलिए वे पैसे मुझे मिलने चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर मैं ये पैसे अपने अकाउंट में डालूंगा, तो सरकार टैक्स के नाम पर लगभग सारे पैसे ले लेगी। हेडली ये बातें अपने साथियों से कर रहा होता है और एंडी, जो वहीं काम कर रहा था, उसकी सारी बातें सुन लेता है। क्योंकि एंडी पहले एक बड़ा बैंकर था, उसे टैक्स और पैसों से जुड़े सारे नियम पता थे। उसे समझ आ गया कि हेडली इस पैसे को बिना टैक्स दिए बचा सकता है, इसलिए एंडी बिना डर के हेडली के पास जाता है और पूछता है, क्या आप अपनी पत्नी पर भरोसा करते हैं? हेडली को यह सवाल सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वह तुरंत एंडी को पकड़कर छत के किनारे ले जाता है, जैसे कि उसे नीचे फेंक देगा। लेकिन उसे धक्का देने से पहले एंडी जल्दी से कहता है,
अगर आप अपनी पत्नी पर भरोसा करते हैं कि वह आपको धोखा नहीं देगी, तो आप अपने भाई के सारे पैसे अपनी पत्नी के अकाउंट में डाल सकते हैं। सरकार का एक नियम है कि कोई भी आदमी अपनी पत्नी को एक निश्चित राशि गिफ्ट कर सकता है और उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। ये सुनकर हेडली रुक जाता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि एंडी उसकी मदद कर सकता है। जब एंडी हेडली को टैक्स बचाने का तरीका बताता है, तो वह आगे कहता है, अगर आप इस काम के लिए किसी वकील को रखेंगे तो वह बहुत पैसा लेगा, लेकिन मैं यह काम आपके लिए बिल्कुल फ्री में कर दूंगा। हेडली पूछता है, फिर बदले में तुम्हें क्या चाहिए? एंडी मुस्कुराकर कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जब काम हो जाए तो मेरे सभी दोस्तों को थोड़ी सी बियर पिला देना। अगले दिन सभी कैदी छत पर बैठकर बियर पीते हुए आराम कर रहे होते हैं। यह सब एंडी की वजह से होता है। हालांकि एंडी खुद बियर नहीं पीता, वह बस चुपचाप बैठकर अपने दोस्तों को खुश देखकर मुस्कुराता रहता है। कैदी एंडी की इस मदद से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जेल में बियर मिलना लगभग असंभव था। समय बीतता है और एंडी और रेड की दोस्ती और मजबूत हो जाती है। कुछ दिनों बाद जेल में सभी कैदियों को एक फिल्म दिखाई जाती है, जिसमें मशहूर एक्ट्रेस रीटा हेवर्थ होती है। फिल्म खत्म होने के बाद एंडी रेड के पास आकर कहता है, मुझे रीटा हेवर्थ का एक बड़ा पोस्टर चाहिए। एंडी यह पोस्टर इसलिए मांगता है क्योंकि रेड ही ऐसा आदमी है जो बाहर से कोई भी चीज मंगवा सकता है। इसके बाद एंडी फिल्म हॉल से बाहर निकलता है। तभी वही 3 खतरनाक कैदी, जो पहले भी एंडी को परेशान करते थे, उसे फिर रास्ते में रोक लेते हैं। वे एंडी को अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन इस बार एंडी साफ मना कर देता है। उसके मना करते ही वे लोग एंडी को पकड़ लेते हैं और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एंडी अपनी तरफ से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वह अकेला होता है और सामने 3 लोग। इस बार वे लोग एंडी के साथ कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उसे बहुत बुरी तरह पीट देते हैं। मारपीट इतनी ज्यादा होती है कि एंडी को 1 महीने के लिए अस्पताल भेज दिया जाता है। उधर उस हमले के मुखिया कैदी को 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। 1 हफ्ते बाद जब वह कैदी वापस अपने सेल में लौटता है, तो उसे वहीं हेडली मिलता है, वही अधिकारी जिसका टैक्स एंडी ने बचाया था। हेडली को किसी ने बता दिया था कि इस आदमी ने एंडी को इतनी बुरी तरह मारा कि वह पूरा महीना अस्पताल में रहा। अब हेडली इस बात से बहुत गुस्से में है। हम देखते हैं कि जिस कैदी ने एंडी को बुरी तरह मारा था, उसे ऑफिसर हेडली बहुत ज्यादा पीटता है। 1 महीने बाद जब एंडी अस्पताल से वापस अपनी सेल में आता है, तो उसे दीवार पर रीटा हेवर्थ का बड़ा पोस्टर मिलता है। यह पोस्टर रेड का वेलकम गिफ्ट होता है, ताकि एंडी खुश हो जाए। इस तरह दिन बीतते रहते हैं। एक दिन जेल का वार्डन और सिक्योरिटी गार्ड एंडी के सेल में आते हैं और उसकी सेल की तलाशी लेते हैं। वे सब जगह ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी गलत चीज नहीं मिलती। तभी वार्डन की नजर दीवार पर लगे पोस्टर पर जाती है। वह कहता है, आमतौर पर मैं सेल में पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं देता, लेकिन तुम इसे लगा सकते हो। असल में यह तलाशी लेना केवल एक बहाना था। वार्डन को ऑफिसर ने बताया था कि एंडी ने उसका टैक्स बचाया था, इसलिए वार्डन चाहता था कि वह भी एंडी की मदद ले सके। तलाशी के दौरान एंडी के हाथ में बाइबल होती है। वार्डन वह बाइबल ले लेता है और बाहर निकल जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वापस आता है और एंडी को उसकी बाइबल लौटाते हुए कहता है, मुक्ति इसी में है। अगले दिन वार्डन एंडी को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है, तुम जैसे समझदार और पढ़े लिखे आदमी को जेल की सलाखों के पीछे बेकार नहीं बैठना चाहिए। इसलिए वार्डन एंडी को लाइब्रेरी का असिस्टेंट बना देता है। लाइब्रेरी में पहले से मौजूद बूढ़े आदमी ब्रुक्स के साथ एंडी काम करने लगता है। लाइब्रेरी में एंडी के साथ ब्रुक्स काम करता है, जो कई सालों से वहां की लाइब्रेरी संभाल रहा था। एक दिन वही ऑफिसर जिसका एंडी ने टैक्स बचाया था, एक दूसरे ऑफिसर को एंडी के पास लाता है। उस ऑफिसर को इनकम टैक्स रिटर्न भरने में दिक्कत होती है। एंडी कुछ ही मिनटों में उसका फॉर्म ठीक कर देता है। इससे पूरी जेल में एंडी की बहुत चर्चा होने लगती है। जेल के गार्ड और ऑफिसर अब हर तरह के पैसों और कागजों के काम के लिए एंडी के पास आने लगते हैं। जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं, एंडी पर काम बढ़ता जाता है। इसलिए एंडी को एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है और वह अपना असिस्टेंट अपने सबसे अच्छे दोस्त रेड को बना लेता है। एक दिन लाइब्रेरी में अचानक ब्रुक्स एक कैदी की गर्दन पर चाकू रख देता है और उसे मारने की धमकी देता है। सब चौंक जाते हैं। असल में ब्रुक्स इतनी गुस्से में इसलिए था क्योंकि सरकार ने उसकी सजा पूरी माफ कर दी थी, लेकिन ब्रुक्स जेल छोड़ना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वह 50 साल से इसी जेल में रहता आया है। वह भूल चुका है कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। यह जेल ही अब उसकी असली दुनिया बन गई थी। उसे डर था कि बाहर जाकर वह बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा, इसलिए वह ऐसा सोच रहा था कि अगर उसने किसी को मार दिया तो उसकी सजा बढ़ जाएगी और वह जेल में ही रह सकेगा। एंडी उसे समझाता है, शांत करता है। तब जाकर ब्रुक्स उस कैदी को छोड़ देता है। ब्रुक्स जेल से रिहा हो जाता है, लेकिन जब वह बाहर आता है तो उसे बाहरी दुनिया बहुत अजीब और बदल चुकी लगती है।
50 साल में सभी चीजें पूरी तरह बदल चुकी थीं। पहले सड़क पर एक दो गाड़ियां होती थीं, अब सड़कें गाड़ियों से भरी होती हैं। दुनिया की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। ब्रुक्स खुद को इस नई दुनिया में एकदम अकेला और खोया हुआ महसूस करता है, लेकिन उसे बार बार जेल की शांत और धीमी जिंदगी याद आती रहती है। कई बार वो सोचता है कि कोई अपराध कर दूं ताकि उसे फिर से जेल भेज दिया जाए, लेकिन इतनी उम्र में वह क्राइम करना नहीं चाहता था। आखिरकार वह इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में जी नहीं पाता और अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। मरने से पहले वह जेल के अपने दोस्तों के नाम एक खत लिखता है, जिसमें वह अपने दिल की सारी बातें लिखता है। जब रेड और बाकी कैदी वह खत पढ़ते हैं तो वे सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। अब कहानी फिर से जेल में वापस आ जाती है। यहाँ जेल का वार्डन एक नया प्रोग्राम शुरू करता है। इसमें जेल के कैदियों को बाहर ले जाकर अलग अलग काम करवाया जाता है ताकि वे मेहनत से पैसे कमाना सीख सकें। कैदी भी इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जेल से बाहर थोड़ी देर के लिए हवा खाने मिलती है। लेकिन असल में वार्डन का इरादा कुछ और ही होता है। वह कैदियों से बहुत कम खर्च में काम करवाता है और बाजार में मिलने वाले बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट खुद ले लेता है, क्योंकि कैदियों की लेबर बहुत सस्ती पड़ती है। बाहर की लोकल कंस्ट्रक्शन टीमों को अब काम ही नहीं मिलता, क्योंकि वार्डन उनकी कीमत से आधी कीमत पर काम कर देता है। वार्डन ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि कैदी उसे कोई मजदूरी नहीं देते थे, यानी वह लगभग फ्री में काम करवाता था। इस तरह वार्डन इस प्रोजेक्ट से बहुत सारा पैसा कमाना शुरू कर देता है। वार्डन कैदियों से करवाए गए काम से बहुत सारा काला धन कमाता है, लेकिन एक बैंकर होने की वजह से एंडी उस सारे ब्लैक पैसे को सफेद बना देता है। एंडी ये बहुत चालाकी से करता है। वह पैसे को ऐसे आदमी के नाम पर जमा करता है जो असल में इस दुनिया में होता ही नहीं। इसलिए अगर कभी पुलिस को शक भी हो जाए तो वे ऐसे इंसान को ढूंढेंगे जो पैदा नहीं हुआ। इस तरह वार्डन का सारा काला धन एंडी की मदद से साफ बन जाता है। कुछ समय बाद जेल में एक नया कैदी आता है, टॉमी। टॉमी बहुत युवा है और पहले भी कई जेलों में रह चुका है, लेकिन उसका स्वभाव दोस्ताना होता है, इसलिए जल्दी ही उसकी सब कैदियों से दोस्ती हो जाती है। एक दिन खाने के समय टॉमी बताता है, मैं कई सालों से चोरी कर रहा हूँ, इसलिए कई जेलों में जा चुका हूँ और इस बार भी चोरी के कारण ही यहाँ आया हूँ। एंडी उसे समझाते हुए कहता है, अगर तुम हर बार चोरी करते ही पकड़े जाते हो तो ये काम तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसे छोड़ दो। टॉमी को एंडी की बात पसंद आती है। वह रेड से एंडी के बारे में पूछता है और कहता है, एंडी बहुत समझदार और अच्छे इंसान लगते हैं, वो जेल में क्यों हैं? रेड उसे बताता है, एंडी बड़ा बैंकर था, लेकिन उस पर उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को मारने का आरोप लगा था, इसलिए उसे उम्र कैद मिली। यह सुनकर टॉमी अचानक गहरी सोच में पड़ जाता है, जैसे उसे कुछ याद आया हो। टॉमी एंडी और रेड को बुलाता है और बताता है, 4 साल पहले जब मैं एक दूसरी जेल में था, वहां एक कैदी मिला था। उसने मुझे बताया कि एक रात वह चोरी करने एक घर में गया। चोरी करते समय घर का मालिक जाग गया। डर की वजह से उस चोर ने उस आदमी और उसकी पत्नी जैसी दिखने वाली एक महिला दोनों को मार डाला। बाद में उसे पता चला कि वे दोनों पति पत्नी नहीं बल्कि लवर थे और वह औरत एक बड़े बैंकर की पत्नी थी। टॉमी आगे कहता है, कुछ समय बाद जब मैंने अखबार पढ़ा तो देखा कि पुलिस जांच में शक बैंकर पर गया और बैंकर को ही इन दोनों की हत्या के आरोप में पकड़ लिया गया। यह सब सुनकर पता चलता है कि एंडी असल में बेगुनाह था। सच्चाई जानकर एंडी सीधे वार्डन के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है, लेकिन वार्डन जानबूझकर उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वार्डन के लिए एंडी कोई आम कैदी नहीं, एंडी वही आदमी था जो उसे काला धन सफेद बनाने में मदद करता था। इसीलिए वार्डन नहीं चाहता था कि एंडी कभी जेल से बाहर जाए। वार्डन जानता था कि एंडी ही उसकी काली कमाई को सफेद करता है और उसकी हर गंदी हरकत का राज जानता है। अगर एंडी रिहा हो गया तो वार्डन की कमाई बंद हो जाएगी और उसके राज भी खुल सकते हैं। इसीलिए वार्डन एंडी की बात सुनने से ही मना कर देता है और कहता है, यह सब झूठ है, ऐसी कहानियां रोज सुनता हूं। एंडी उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वह बाहर भी चला जाए तो भी वह वार्डन का राज छिपा कर रखेगा, लेकिन वार्डन कोई भी बात नहीं मानता। एंडी को गुस्सा आ जाता है और वह वार्डन पर चिल्ला देता है। इस पर वार्डन उसे 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है। वार्डन सीधे टॉमी के पास जाता है और उससे पूछता है, जो बातें तुमने एंडी को बताई क्या वे सच हैं? टॉमी कहता है, हाँ बिल्कुल सच हैं। फिर वार्डन पूछता है, अगर कोर्ट में बुलाया जाए क्या तुम गवाही दोगे? टॉमी कहता है, हाँ मैं तैयार हूं। यह सुनकर वार्डन ऊपर खड़े गार्ड को इशारा करता है और गार्ड टॉमी को गोलियों से मार डालता है। इसके बाद वार्डन एंडी के पास आता है और झूठ बोलता है। टॉमी भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे गोली मारनी पड़ी। एंडी तुरंत समझ जाता है कि असल में वार्डन ने उसे चुप करवाने के लिए मारा है। एंडी गुस्से में कहता है, मैं अब कभी तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा।
वार्डन ठंडे चेहरे से कहता है, तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना यह जेल मैं तुम्हारे लिए नर्क बना दूंगा। और वह आदेश देता है कि एंडी को एक और महीने के लिए काल कोठरी में डाल दो। इस तरह एंडी को कुल 2 महीनों तक अंधेरे छोटे कमरे में अकेले रहना पड़ता है। 2 महीने बाद जब एंडी बाहर आता है तो कैदियों को बहुत दुख होता है, क्योंकि अब सबको पता चल चुका होता है कि एंडी बेगुनाह है। रेड उसके पास आता है। एंडी रेड से पूछता है, क्या तुम कभी यहां से बाहर निकल पाओगे? रेड हंसकर कहता है, हाँ, लेकिन तब जब मैं इतना बूढ़ा हो जाऊंगा कि दिमाग भी काम ना करे। एंडी कहता है, मैं एक दिन यहां से निकलकर मैक्सिको जाऊंगा। वहां समुद्र के किनारे बहुत खूबसूरत जगह है। मैं वहां एक रेस्टोरेंट खोलूंगा और नाव रिपेयर किया करूंगा। और मुझे एक भरोसेमंद आदमी चाहिए होगा जो बाहर से सामान लाया करे। रेड कहता है, उम्मीद बहुत खतरनाक चीज है, इंसान को पागल बना देती है। रेड जाने लगता है, पर एंडी उसे रोक कर कहता है, अगर तुम कभी रिहा हुए तो मेरे लिए एक काम करना। रेड वादा करता है, जरूर करूंगा। एंडी रेड को एक पता देता है और कहता है, जेल से छूटने के बाद इस जगह जाना। वहां एक बड़ा मैदान है, बीच में एक खूबसूरत पेड़ है। मैंने वहीं अपनी पत्नी को प्रपोज किया था। उस पेड़ के नीचे एक काले रंग के पत्थर को हटाना। उसके नीचे मैंने एक बॉक्स छिपाया है, उसे खोलना। उसमें वो चीज है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। रेड ध्यान से सब सुन लेता है। ये सब कहने के बाद एंडी वार्डन के पास जाता है और उसका आखिरी काम पूरा करके सारे डॉक्यूमेंट्स वार्डन की खास तिजोरी में रख देता है। वार्डन उसे अपने साफ सुथरे कपड़े देता है और यहीं से कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली होती है। वार्डन एंडी से कहता है कि उसके कपड़े प्रेस कर दो और जूतों को चमका दो। एंडी ये सब कर देता है और वापस अपने सेल में चला जाता है। वहीं रेड बहुत परेशान था। उसे डर था कि कहीं एंडी ने खुद को नुकसान न पहुंचा लिया हो। रात धीरे धीरे गुजरती है और सुबह होती है। सभी कैदियों के सेल के दरवाजे खुलते हैं और वे बाहर आते हैं, लेकिन एंडी बाहर नहीं आता। ये 20 साल में पहली बार हुआ कि कोई कैदी सुबह अपने सेल से बाहर नहीं आया। रेड चिंतित हो जाता है और एंडी के सेल की तरफ देखता है। तभी एक गार्ड गुस्से में एंडी के सेल की ओर जाता है, लेकिन अंदर जाकर देखता है कि एंडी गायब है। वार्डन अपने जूते पहनने के लिए बॉक्स खोलता है, लेकिन उसमें उसके जूते नहीं थे, बल्कि एंडी के पुराने जूते थे। तभी जेल में सायरन बजता है, किसी कैदी के भागने की चेतावनी। वार्डन एंडी के सेल में दौड़ता है और देखता है कि एंडी फरार हो चुका है। सिक्योरिटी गार्ड रेड को बुलाता है। वार्डन रेड से पूछता है, एंडी कहाँ है? रेड झूठ बोलता है, मुझे नहीं पता। गुस्से में वार्डन पत्थर उठाता है और गार्ड्स और रेड पर फेंकता है। एक पत्थर उस पोस्टर पर मारता है, लेकिन पोस्टर टूटने की बजाय उसके पार हो जाता है। जब वार्डन पोस्टर के अंदर हाथ डालता है तो उसे पता चलता है कि एंडी ने दीवार में एक बड़ी सुरंग बना रखी थी। एंडी ने 20 साल तक धीरे धीरे दीवार में सुरंग बनाई थी। मिट्टी को अपनी जेब में छुपाकर बाहर जमीन पर फैला देता था। हर चीज इतनी चुपके से हुई कि किसी को अंदाजा तक नहीं हुआ। एंडी ने अपने पास वार्डन के काले पैसों के सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए थे। साथ ही वह वार्डन की बाइबल को भी अपने जाल में इस्तेमाल करता है। वार्डन के कपड़े पहनकर और जूते पहनकर एंडी रात में सुरंग से निकल जाता है। सुरंग के बाद एंडी एक गटर पाइप में रेंगकर जेल से फरार हो जाता है। ये गटर लगभग 2 किलोमीटर लंबा था। अगली सुबह एंडी सीधे उस बैंक जाता है जहां वार्डन का सारा ब्लैक मनी अकाउंट है। ये पैसे एक ऐसे आदमी के नाम पर हैं जो असल में अस्तित्व में नहीं है। एंडी के पास सारे डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर हैं, इसलिए वह पैसे आसानी से निकाल लेता है। एंडी मीडिया में जाकर वार्डन के काले पैसों और गलत कामों के सबूत दिखा देता है। वार्डन जब अपनी तिजोरी खोलता है तो वहां बाइबल होती है, ना कि डॉक्यूमेंट्स। बाइबल के पहले पेज पर लिखा था, तुमने कहा था मुक्ति इसी में है। बाइबल के पेजों में एंडी ने हथौड़ी का निशान बनाया था और उसमें अपनी हथौड़ी छिपा दी थी। यही हथौड़ी उसने 20 साल पहले इस्तेमाल की थी, जब पहली बार वार्डन ने उसे बाइबल लौटाई थी। इस खबर के बाद पुलिस और मीडिया वार्डन को पकड़ने आती है, लेकिन वार्डन खुद ही अपनी जान ले लेता है। एंडी की वजह से रेड की सजा भी कम हो जाती है और उसे सरकार की तरफ से नौकरी मिलती है। लेकिन रेड के दिल को बाहर की दुनिया मन भाती नहीं। उसे जेल की आदत और 40 साल की जिंदगी याद आती है। रेड एंडी के बताए हुए खास स्थान पर जाता है। एक बड़ा मैदान, बीच में एक पेड़ और पत्थरों की दीवार। काले पत्थर को हटाने पर वहां एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स में पैसे और एंडी का लेटर होता है। लेटर में लिखा था, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, उम्मीद अच्छी चीज होती है। रेड उस जगह पहुंचता है, समुद्र किनारे। वहां वह देखता है कि एंडी अपनी नाव ठीक कर रहा है। दोनों मिलते हैं और कहानी यहीं खत्म होती है।